नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में हम अपने तमाम संवाददाताओं से लेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। संसद के विशेष सत्र से पहले सियासत खूब देखी जा रही है। ताजा अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी स्वीटी दीक्षित। दिल्ली में और इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पे है। यहाँ पे काम भी काफी ज्यादा चल रहा है। जगह जगह सिक्योरिटी फोर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली इस वक्त चमकी हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच देखिए अब वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। क्यों? इसकी वजह है G20 का वो आमंत्रण, वो इन्विटेशन जिसपे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। जी हाँ, इसी प्रेसिडेंट ऑफ भारत को लेकर जो है कांग्रेस हमलावर हो चुकी है बीजेपी पर। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि आपने जो इनविटेशन लेटर में यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखवाया, इसके क्या मायने हैं? बता दें ये इनविटेशन लेटर जो है वो रात्रि भोज होने जा रहा है 9 तारीख को, और उसके लिए ये तमाम दलों के लोगों को दिया गया है। और इसी के ऊपर जो है अब कांग्रेस लगातार बीजेपी पर वार कर रही है। बता दें इंडिया गठबंधन हुआ है, और इंडिया गठबंधन तमाम विपक्षी दलों का गठबंधन है, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि हमने जब से इंडिया नाम रखा है तब से बायकॉट इंडिया का किया जा रहा है। उसकी जगह भारत हिंदुस्तान का नाम यूज किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे अनुच्छेद 1 का उल्लंघन करता है। और इसी को लेकर कांग्रेस नेता लगातार बीजेपी पर हमलावर है। अब देखना होगा बीजेपी अपने डिफेंस में क्या कुछ बयान देती है। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। G20 को लेकर दिए गए इनविटेशन कार्ड को लेकर नया विवाद छिड़ गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी की एंट्री हो गई। पूरा मामला बता रहे हैं हमारे सहयोगी तुषार गुप्ता। G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और ऐसे में 9 सितंबर को एक बड़ी बैठक G20 की होने वाली है राष्ट्रपति भवन में। इससे पहले एक डिनर होने वाला है, और उसका जो इनविटेशन है काफ़ी वायरल हो रहा है, और उसको लेकर एक बवाल मच चुका है, क्योंकि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत उसके ऊपर लिखा गया है। पहले की बात की जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन बना है विपक्ष का, उस पर निशाना साधा जा रहा है कहीं ना कहीं, और इससे विपक्ष नाराज भी आ रहा है। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा इसका समर्थन कर रही है, और जो आज़ादी के बाद की बात की जाए तो उसका पूर्ण रूप से समर्थन कर रही है कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत का उसको लेकर जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी ट्वीट किया है, और इसे एक गौरव बताया है पूरे देशवासियों के लिए। और साथ साथ जो मानसिकता थी अंग्रेज़ों की, उससे बाहर निकलकर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत अब रखा गया है। गठबंधन जिस तरह से विपक्ष का देखा गया है इंडिया नाम से, उसके बाद से लगातार जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ती जा रही थी, और उसी को लेकर अब इस तरह का जो इन्विटेशन सामने आया है, उसके बाद जो राजनीति है और विपक्ष है लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जो भाजपा सरकार है, केंद्र सरकार है, या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो वो उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैथुरा। उत्तराखंड विधानसभा के पंचम सत्र का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। आज आगाज यहां पर हो चुका है। सदन में पहले दिन दिवंगत जो कैबिनेट मंत्री रहे चंदन रामदास, उनके निधन पर शोक प्रस्ताव यहां पर पढ़ाया गया, जिसमें सदन के सभी सदस्यों ने प्रतिभाग यहां पर किया और उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम यहां पर किया गया। कल सदन में सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। लगभग 11,000 करोड़ का अनुपूरक बजट है। इसके अलावा सदन के पटल पर राज्य आंदोलनकारियों का जो 10% क्षतिपूर्ति आरक्षण का जो विधेयक है उसको लाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। कल हंगामा भी इसलिए भी हो सकता है क्योंकि विपक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि जो सदन की कम अवधि है, सत्र की जो कम अवधि है, उसके चलते ना चर्चा हो पाती है, ना ही जनता के ऐसे विकास से जुड़े जो मुद्दे हैं वो सदन के पटल पर आ पाते हैं। उसको लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि कल का दिन हंगामेदार रहेगा, लेकिन शुरुआत अभी धीमी जरूर यहाँ पर हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में इस सत्र की जो भी अवधि होगी उसमें विपक्ष का हंगामा देखने को मिलेगा। कैमरामैन हसनलाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। विश्व कप 2023 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया। कौन बना पाया है जगह, इसी को बता रही है हमारी सहयोगी जूही सिंह।
बीसीसीआई कमेटी ने भारत के लिए जो है एक संतुलित टीम का जो है वो चयन कर लिया है और इसकी घोषणा भी कर दी है। टीम ने जो है कमेटी ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसके कप्तान जो है रोहित शर्मा होंगे, वहीं इस टीम के उप कप्तान हार्दिक पांड्या हो सकते हैं। इसके अलावा जो है इस टीम में कई बड़े और दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जैसे कि इसमें रोहित शर्मा के अलावा केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह के साथ साथ जो है शुभमन गिल के भी नाम सामने आए हैं। इसमें विराट कोहली, शुभमन गिल और सूर्य कुमार को भी जगह दी गई है। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मौका मिला है। शार्दुल ठाकुर भी जो है इस टीम में जगह बनाने में सफल हुए हैं। दरअसल रोहित के साथ शुभमन गिल ओपनिंग कर सकते हैं। टीम में ईशान किशन भी है। ईशान ओपनिंग के साथ साथ मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग करने में सक्षम है। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल पर भरोसा जो है टीम ने जताया है। राहुल ने एशिया कप 2023 में अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है, हालांकि इसके बावजूद उन्हें विश्व कप की टीम के लिए जो है वो टीम में जो है वो शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव भी इस टीम का हिस्सा है। अगर बात करें इसमें और बाकी के कौन कौन से हो सकते हैं, टोटल जो खिलाड़ी हैं वो है रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव। वहीं ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को टीम में जगह मिली है। जडेजा कई मौकों पर जो है अपना दमदार प्रदर्शन कर चुके हैं। अगर भारत के बॉलिंग अटैक की बात करें तो बुमराह के साथ साथ मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव भी टीम का हिस्सा है। कुलदीप स्पिन बॉलिंग के साथ एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। वहीं अगर बुमराह की बात करें तो चोट से ठीक होने के बाद उन्होंने बहुत ही शानदार कमबैक किया। हालांकि वो हाल ही में हुए नेपाल के साथ मैच में वो अपना प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें इसके बावजूद जो है वो अगले टीम के साथ जो है वो बराबर की साझेदारी कर सकते हैं, उन्हें टक्कर दे सकते हैं। आपको बता दें इससे पहले उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ जो है टीम लीडिंग भी की थी। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली वासियों को 400 नई इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली वासियों को 400 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी है। बता दें कि G20 को देखते हुए कि जिस तरीके से G20 से एक सम्मेलन दिल्ली के अंदर होने जा रहा है, तो उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी ने 400 बस इलेक्ट्रिक बसों को जो है एक सौगात दी है। हरी झंडी दिखाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली देश का वो शहर बन गया है जहां सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बस चल रही हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक दिल्ली में 400 इलेक्ट्रिक बस चल रही थी, लेकिन आज 400 बस और आ गई हैं। अब दिल्ली में 800 बस हो गई हैं। इसी दौरान उन्होंने आगे को कहा कि इस साल 2023 के अंत में उम्मीद है कि हमारे पास 1900 इलेक्ट्रिक बस होंगी और ये सड़कों पर होंगी। दुनिया की चुनिंदा शहरों में दिल्ली का नाम आएगा जहां इतनी इलेक्ट्रिक बस चलती हैं। और केजरीवाल ने बताया कि 1900 बस आने के बाद हर साल 1 लाख टन ऑक्साइड बच पाएगा। केजरीवाल ने दिल्ली के फ्यूचर प्लान से बात करते हुए जानकारी दी है कि दिसंबर 2025 तक दिल्ली की सड़कों पर जिसमें से 80% बस इलेक्ट्रिक होंगी। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा टारगेट है और यह किसी क्रांति से कम नहीं है। यह बस जीरो प्रदूषण करती हैं, एक सिंगल रिचार्ज पर 225 किलोमीटर चलती है। इन बसों में दिव्यांग लोगों के लिए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली के अंदर जो डेटा निकाला गया है बसों का, वो 7135 बसें चल रही है, जिसमें से 800 बस जो है सीएनजी हैं। लेकिन उसके बाद ही बताया जा रहा है कि उसमें 925 बसों की जो केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को राजस्थान दौरे पर रहे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारी सहयोगी दे रही हैं स्वीटी दीक्षित। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में यहाँ पे केंद्रीय मंत्री का तांता लगा रहता है। आज की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के मंडला में पहुंचे। वहां जाके जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ उनके द्वारा किया गया। इस दौरान अमित शाह ने कई बार के कांग्रेस नेताओं पे अमित शाह ने मेन फोकस यहाँ पे आदिवासी समुदाय के पे रखा, दलित और पिछड़े वर्गीय लोगों पर रखा। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में जितना काम इन लोगों के ऊपर हुआ है उतना काम शायद से किसी सरकार में हुआ है जब से बीजेपी
की सरकार, चाहे केंद्र की बात कर ली जाए या राज्य की बात कर ली जाए, वहां पे आई है तब से इन लोगों का, इन समुदाय के लोगों का दिन पर दिन प्रगति ही देखने को मिल रही है। जहां मनमोहन सिंह की सरकार की बात कर ली जाए तो वहां देखिए उस समय कहा गया था कि अल्पसंख्यक पर मेन फोकस रहेगा, वो अल्पसंख्यक का राग अलापते रहे। और जब जैसे ही 2014 में मोदी सरकार आई, मोदी सरकार ने सीधे आके कहा कि मेरी कुर्सी जो है आदिवासी की है, दलित की है, पिछड़े की है। और इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे बीजेपी आदिवासियों के लिए काम कर रही है और इन समुदाय के, इन वर्गों के लोगों के लिए काम कर रही है। और ऐसे में उम्मीद यही है कि आगे भी इस तरीके से कार्य करते रहेंगे। और इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। कैमरा पर्सन निकी के साथ डायरेक्शन इंडिया वॉइस। हरदोई में हापुड़ की घटना को लेकर वकीलों में भारी आक्रोश देखने को मिला। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। हापुड़ की घटना को लेकर आज वकीलों में आक्रोश दिखा। आपको बता दें कि उदयवीर सिंह जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके साथ आज सैकड़ों वकील पहुंचे और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के गेट पर उन्होंने मुख्य सचिव का पुतला फूका। हालांकि यहाँ मुख्य सचिव का पुतला फूकने के बाद में फिर वो जिला प्रशासन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, वहाँ पर भी मुख्य सचिव का पुतला फूका। हालांकि दोनों जगह लगातार ये पुतला फूका है और उसके बाद में वकीलों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी तक जो उनकी मांगे हैं कि वहाँ के हापुड़ के जो डीएम है और एसपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि जो उनके साथ पुलिसकर्मी भी शामिल थे उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन वकीलों का जो ये आक्रोश है, जो इस तरीके से जो पुतला फूक रहे हैं, लगातार ये जारी है। और हालांकि उदयवीर सिंह जो हरदोई के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया है कि अगर जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरीके का ये हम लोगों का पुतला फूकना और जुलूस निकालना और ये नारेबाजी ये लगाना जारी रहेगा। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। अमरोहा में एक बार फिर अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर चला है। खबर की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। अमरोहा में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी संपत्ति पर किए गए अवैध कब्जे पर चला बाबा का बुलडोजर। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने खुद मौजूद होकर कराई कार्रवाई। पूरा मामला अमरोहा जनपद के देहात थाना क्षेत्र के रायपुर का है, जहां पर सरकारी जमीन पर, नगरपालिका की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा शुरू कर दिया था, जिसके बाद नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को इस बार की जानकारी हुई, जहां पर अधिशासी अधिकारी ने पुलिस टीम और नगरपालिका की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जो अवैध कब्जा भूमाफियाओं द्वारा सरकारी संपत्ति पर किया जा रहा था उसको पूरी तरह से ध्वस्त करा दिया है। और साथ ही जो भूमाफिया है उनके खिलाफ थाने में तहरीर भी दे दी है और मुकदमा दर्ज करने की बात भी कही है। वहीं अधिशासी अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि इन भूमाफियाओं को पहले चेतावनी दी गई थी, नगरपालिका की तरफ से कई बार नोटिस भेजे जा चुके हैं ताकि वो इस संपत्ति पर कब्जा नहीं करें, लेकिन नगरपालिका के नोटिसों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने यह कब्जा शुरू कर दिया था, जिसके बाद आज बुलडोजर के माध्यम से जो अवैध कब्जा किया जा रहा था उसको पूरी तरह से ध्वस्त करा दिया है। और उन भूमाफियाओं को चेतावनी दी है कि अगर फिर से उन्होंने कुछ इस तरह की कब्जा करने का प्रयास किया तो उनके विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराकर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। गाजीपुर में कार पर की गई अंधाधुंध फायरिंग, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। देखो, बदमाशों ने कर दिया स्कॉर्पियो पर हमला, दिन दहाड़े, और वहां से भाग निकलते हैं। खबर गाजीपुर जिले से जब सूचना मिलती है गाजीपुर की पुलिस को तो मौके पर पहुंचते हैं गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह और आला अधिकारी। जब पुलिस वहां पर जाती है तो लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन लोग वहां पर बताने को तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद पुलिस के लिए बड़ा सवाल था, क्योंकि पुलिस के नाक के नीचे दिन दहाड़े वहां पर हमला हो जाता है। उसके बाद पुलिस खोजबीन में लग जाती है और जब सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगालती है तो उनमें से कुछ संदिग्ध नजर आते हैं। उनमें से 3 अभियुक्तों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और अभियुक्तों की तलाश जारी है। गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले इनका आपसी विवाद हुआ था और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें से कुछ जमीनी विवाद भी सामने नजर आ रहा है। ओमवीर सिंह ने बताया कि 3 अभियुक्तों को पकड़ लिया गया है, मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है, पिस्टल, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इनमें से 5 अपराधियों की तलाश की जा रही है। गाजीपुर के पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, क्योंकि दिन दहाड़े स्कॉर्पियो पर हमला कर दिया जाता है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन पुलिस को इन अपराधियों को पकड़ना बड़ा सवाल था, जिसे पकड़ने में पुलिस हो जाती है कामयाब। इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, मैं सुशील तिवारी।
हापुड़ में वकीलों ने प्रदर्शन करते हुए यूपी के डीजीपी और यूपी के मुख्य सचिव का पुतला फूंका। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। हापुड़ में वकीलों के ऊपर हुए लाठीचार्ज मामले में आज पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में वकीलों ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी का पुतला फूंका है। आपको बता दें, इसी क्रम में हापुड़ जनपद की तीनों तहसीलों में वकीलों ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया है। वहीं हापुड़ वकीलों के समर्थन में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन अनुराग पांडे भी पहुंचे थे और उन्होंने कहा है कि वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। इसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी का पुतला फूंका गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश बार के वाइस चेयरमैन अनुराग पांडे ने कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो एसआईटी बनाई गई है, इसमें हालांकि पूर्व जज हरिनाथ पांडे को शामिल कर लिया गया है, लेकिन वो अभी भी इससे संतुष्ट नहीं है। इस एसआईटी से पुलिस के अधिकारियों को हटाया जाए और बार काउंसिल के सदस्यों को इसमें शामिल किया जाए, उसके बाद ही उन्हें निष्पक्ष जांच की उम्मीद है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। रायबरेली में त्योहारों को देखते हुए 144 लागू किए गए। हमारे सहयोगी राजू तिवारी की रिपोर्ट देखिए। आगामी त्योहार के मद्देनजर रायबरेली जिले में 2 नवंबर तक धारा 144 लगाई गई है। आपको बता दें, ये जानकारी रायबरेली अपर जिला अधिकारी प्रफुल्ल त्रिपाठी के द्वारा दी गई है। बता दें कि आगामी त्योहार जन्माष्टमी, चहल्लुम व नवरात्र त्योहार के मद्देनजर ये जिले में लाइन ऑर्डर को सुरक्षित रखने के लिए लगाया गया है। जैसा कि आपको बता दें कि रायबरेली जिले में लगातार ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए, ताकि जिले में कोई भी हुड़दंगाई या कोई ऐसे व्यक्ति त्योहारों का रंग फीका न कर सके, इस मामले के दृष्टिगत रायबरेली जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के निर्देशन में रायबरेली जिले में धारा 144 2 नवंबर तक लगाई गई है। आपको बता दें कि आगामी जो त्योहार है, चाहे जन्माष्टमी हो या चहल्लुम हो या नवरात्रि हो, इन मामलों में देखा जाता है कि भारी संख्या में बाजारों में भीड़ होती है और वहीं दुर्गा पूजा पंडाल भी सजाए जाते हैं, जहां पर भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होती है। और उन सभी त्योहारों के दृष्टिगत त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी रायबरेली के निर्देशन में ये धारा 144 लगाई गई है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के द्वारा सभी थानेदारों को इस धारा 144 का कड़ाई से पालन कराने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें, रायबरेली जिले की बात करें तो रायबरेली जिले में देखा जा सकता है कि किस तरह से रायबरेली पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है और त्योहारों के रंग फीका ना हो सके, इस मामले को लेकर जो भी हुड़दंगाई हैं या ऐसे हिस्ट्री सीटर या उपद्रवी लोग हैं, उनको भी चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उनको भी एक कड़ाई से निर्देश दिया जा सके कि अगर त्योहार का रंग फीका करने का प्रयास करेंगे तो उनके ऊपर बड़ी कार्यवाही की जाएगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। वहीं डुबरी में भी मतदान खत्म हो गया है और अब 8 सितंबर को रिजल्ट आएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अवजीत सिंह। डुमरी चुनाव दोनों पार्टियों के लिए बहुत ही दिलचस्प रहा, क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे पे पलटवार भी करते रहे और दावा भी करते रहे कि ये चुनाव हम जीतेंगे। एक तरफ इंडिया गुट पूरी तैयारी कर रही थी, दूसरी तरफ बीजेपी से बाबूलाल मरांडी पूरी तैयारी में जुटे थे। देखना यह है कि आज तो पलटवार आज नहीं है, पलटवार इन्होंने जो किया है उसका नतीजा क्या आएगा। जनता बड़ी उत्साह से, बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था किया गया था। डुमरी में चुनाव था, अभी चुनाव चल भी रहा है, सुबह से लगातार वोटिंग भी चल रही है। आज जनता किस ओर अपना मुख की है, कौन बनेगा ताज। सियासत की गलियारों से जो गुजरेगा, यहाँ से जो गुजरा है, जो भी चल रहा था यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर लोग झोंक, यहाँ तक ये चुनाव ऐसा था कि लगातार बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके ऊपर भी केस दर्ज हुआ। मतलब बहुत बड़ा चुनाव ये था, ताकि एक दूसरे पर झगड़े की बात आ गई थी। अब देखना यह है कि चुनाव का नतीजा आज को आने वाला है। आज के चुनाव के नतीजे में जनता किस ओर जाती है। हालांकि दावा तो दोनों पार्टियों ने किया कि भाई हम चुनाव हम जीत रहे हैं। एक दूसरे पे पलटवार भी चलता रहा। बड़ी से दिग्गज नेताएं दोनों पार्टियों के आए, डुमरी चुनाव को लेकर अपना जन सैलाब किया। लोगों ने, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 3 साल की ये सरकार, अभी जो हेमंत सरकार थी, ये घोटाला पे घोटाला किए जा रही है,
इसलिए उन्होंने जनता से विश्वास दिलाया कि हमारी सरकार आएगी तो इसकी दोषियों को सजा दी जाएगी, हमारे सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहीं जेएमएम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि बीजेपी आज तक लोगों को ठगते हुए आई है। हमारी सरकार में 3 साल से लेकर हमेशा विकास की ओर गई है। आदिवासी को लेकर दोनों पार्टियों में झगड़ा हुआ कि आदिवासी हमारा है, आदिवासी गुट हमारा है, ये आदिवासी जनता हमारी है। बाबूलाल मरांडी कहा है कि प्रदेश के आदिवासी हमारे तरफ है, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सरकार ने कहा कि प्रदेश के आदिवासी हमारे तरफ है। अब देखना यह है कि आदिवासी जनता और डुमरी उपचुनाव के जो जनता है वो किसके ऊपर ताज पहनाती है। 8 तारीख को नतीजा होगा। और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।